डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम सबसे पहले देखें ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हमें जानना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। हिंदी में इसे नाम दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आकर्षण बल between any two objects having mass, any two object having mass, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच ये फोर्स एक्ट कर सकता है, वो चाहे छोटे अपने पास इलेक्ट्रॉन के साइज के हों, चाहे प्लैनेट्स की बात कर ले हम इतने बड़े आकार के हों, सबके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा काम करेगा? ग्रेविटेशन। यदि इफ ऑब्जेक्ट हैव मास, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ऑलवेज अट्रैक्टिव रहता है, हमेशा आकर्षण बल रहेगा। ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा आकर्षण बल रहेगा। दूसरा ये लगता है ड्यू टू मास, ड्यू टू मास ये फोर्स लगता है द्रव्यमान के कारण। तीसरा यहां से हम देखते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, इसके सेंटर से ये कोई ऑब्जेक्ट बी है, इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहता है आर, इसका मास m1, इसका मास m2, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रहा है, यानी कि ये क्या है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल है, ये केंद्रीय बल है। और जब भी सेंटर टू सेंटर फोर्स लगेगा हमेशा किसको ओबे करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम अनुपातिक, व्युत्क्रम अनुपातिक वर्गीय नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां क्या है कि जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है व्युत्क्रम अनुपातिक इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर इनके बीच की डिस्टेंस को आप 10 गुना कर दोगे तो फोर्स 100 गुना कम हो जाएगा। बीच की डिस्टेंस को आप 10 गुना कर दोगे तो फोर्स 100 गुना कम हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे करते हैं यहां से। और हम देख रहे हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करने के साथ साथ ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करके मैं यहां ले आता हूं, दोनों चीजों को कंबाइन करके यहां मैं लेके आऊंगा तो F बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब यहां पे जो मैं G लेके चल रहा हूं, ये G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण ये सर्वत्र स्थिरांक या नियतांक इसे नाम दिया जाता है। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में एक समान रहेगी और रहेगी कितनी? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ये इसकी वैल्यू रहेगी। और G की वैल्यू सबसे पहले किसने दी है? क्वेंडिस ने दी है। सबसे पहले हेनरी क्वेंडिस ने दी है और क्वेंडिस ने ये वैल्यू टोरिजन बैलेंस की सहायता से दी है। क्वेंडिस ने ये वैल्यू टोरिजन बैलेंस की सहायता से दी है। और आप देखोगे कि कूलाम ने दो चार्ज के बीच जो फोर्स दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या हम नाम देते हैं उसे कूलाम फोर्स का, वो भी किसकी सहायता से दिया है? टोरिजन बैलेंस की सहायता से। तो यहां से हमने क्या देखा? ग्रेविटेशनल फोर्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच वर्क करता है, सेंटर टू सेंटर वर्क करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। सेंट्रल फोर्स है, किसकी वजह से लगेगा? मास की वजह से। और ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा आकर्षण बल रहेगा। रिमेनिंग पार्ट देखते हैं हम। अपने पास क्या आया है कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा
किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा F, ये बराबर होगा कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ड्यू टू मास लगता है, सेंटर टू सेंटर लगता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, असंपर्क बल है। और जब भी फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा, जब भी फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा, इसके साथ एक प्रॉपर्टी और देखने को मिलेगी आपको, वो कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, संरक्षित होगा वो। कंजर्वेटिव इन नेचर संरक्षित बल रहेगा। और संरक्षित बल वो होते हैं, संरक्षित बल वो होते हैं जो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। कैसे, ये चीज मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। जैसे ऑब्जेक्ट ए है अपने पास, इधर ऑब्जेक्ट बी है अपने पास, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ली मैंने r, इसका मास लिया m1, इसका मास लिया m2, और इनके बीच फोर्स है अपने पास कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये इनके बीच लगने वाला फोर्स है। अब एक चीज देखो, अगर ऑब्जेक्ट A यहां पे है और B इस रास्ते से यहां गया है, पहले रास्ते से, या ऑब्जेक्ट B इस रास्ते से गया है, या ऑब्जेक्ट B इस रास्ते से गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन अलग अलग रास्ते अपने पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन अलग अलग रास्ते अपने पास। तीन अलग अलग रास्तों से जब ये यहां पे गया है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स हम कैसे काउंट कर सकते हैं, वो देखिए। F फर्स्ट इज इक्वल टू F सेकंड इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F। यानी कि ये तो तीनों फोर्स बराबर हैं, तीनों फोर्स बराबर है, इसका मतलब B का रास्ता A के रिस्पेक्ट में B का रास्ता कोई मायने नहीं रखता। और ऐसे फोर्स जिनमें रास्ता कोई मायने नहीं रखता, वो क्या कहलाते, कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि संरक्षित बल। और जितनी भी अपने पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, असंपर्क बल है, चाहे वो कूलॉम का फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किस नेचर में मिलेंगी, कंजर्वेटिव नेचर में मिलेंगी। सर नॉन कंजर्वेटिव में कौन से आएंगे फिर, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, घर्षण बल, या फिर जो अपनी मांसपेशियों से लगाया गया बल, वो संपर्क फोर्स है। और संपर्क फोर्स है तो क्या होंगी, नॉन कंजर्वेटिव, वो तय किए गए रास्ते के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां से हम देख रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कंजर्वेटिव इन नेचर। नेक्स्ट यहां से अगली प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगली प्रॉपर्टी है ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम ओबे करेगा। वो क्या कहता है कि अपने पास ऑब्जेक्ट ए, जिसका मास मैं मान के चलता हूं 100 kg है, अपने पास दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बी, जिसका मास मैं मान के चलता हूं 20 kg है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी में मान के चलता हूं r है। अब देखो, फोर्स ऑन ए, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ये कैसे काउंट करोगे, कैपिटल G इंटू 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। वहीं दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि फोर्स ऑन बी, इसके ऊपर फोर्स किसकी वजह से, ए की वजह से, ये किसके बराबर रहेगा, कैपिटल G 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या देख रहे हैं हम, r स्क्वायर।
अब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। तो यहाँ पे जो आपस में लगने वाला फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्योंकि न्यूटन के नियम की खासियत क्या रहती है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्योंकि ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर फोर्स इस तरीके से लगाएगा और बी ए के ऊपर फोर्स इस तरीके से लगाएगा, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और यहां से हम देख रहे हैं न्यूटन के तीसरे लॉ को ओबे कर रहा है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग रेंज, दीर्घ एंड शॉर्ट रेंज, लघु परास, दीर्घ परास और लघु परास फोर्स। लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज फोर्स कैसे, जैसे किसी ए प्लेनेट से किसी प्लेनेट बी के बीच, किसी प्लेनेट बी के बीच यहां भी क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन दोनों के अंदर भी मास रहता है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से हम कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज वो होते हैं जो एक लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करते हैं, शॉर्ट रेंज जो एक स्मॉल डिस्टेंस तक काम करते हैं, ये दोनों जगह काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आ रहा है वो देखते हैं। ग्रेविटी। सर ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल क्या अलग होते हैं, तो आज देख लेते हैं कैसे ये अलग होते हैं। पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट बड़ा है। पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का भाग एक्ट बिटवीन, किन के बीच काम करता है, एक्ट बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच काम करता है, वो क्या कहलाता है, वो ग्रेविटी कहलाता है। जो काम ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है वही ग्रेविटी करेगा, लेकिन अब लिमिट लगा दी गई है, कंडीशन लगा दी गई है कि दोनों ऑब्जेक्ट आप अननोन नहीं ले सकते, एक कंफर्म आपको अर्थ लेना पड़ेगा। अर्थ का मास यहां पे मैं me लेके चल रहा हूं, वैसे अर्थ का मास रहता है अपने पास 5.98 10⁻24 kg, इस रेंज में रहता है। ये मास ऑफ अर्थ, एक पार्ट ऑब्जेक्ट एक ही जगह कंफर्म। अब दूसरा कोई भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आप मान सकते हो। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी है r, और ये मैं मान लेता हूं मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इनके बीच क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स, वही क्या कहलाएगा, ग्रेविटी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, कैपिटल G, यहां पे मास ऑफ अर्थ, यहां पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये चीज आपको दिखाई दे रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी दोनों में डिफरेंस हमें समझ आ रहा है। वो एनी टू ऑब्जेक्ट था, ये अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट है। बाकी यार आप किस तरीके से समझ सकते हो, फोर्स का कंसेप्ट अगर इतना बड़ा है, ग्रेविटेशन
ये तो हो गया अपने पास फोर्स, ये ग्रेविटेशन, उसमें से जो ग्रेविटेशन का पार्ट है वो इतना है, और ग्रेविटेशन में से कुछ पार्ट क्या है, ग्रेविटी। तो यहां से हमें अंदाजा हो रहा है कि एवरी काइंड ऑफ ग्रेविटी इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बट एवरी ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट ए ग्रेविटी। वो ग्रेविटी नहीं है। जैसे मेरे और आपके बीच क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ग्रेविटी है? नहीं है, क्योंकि यहां अर्थ की कोई चर्चा नहीं है। उसके बाद एक चीज आपको और देखनी है, चाहे यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें चाहे ग्रेविटी की बात करें, जैसे ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी है r, और यहां से इनके बीच फोर्स लग रहा है F, फोर्स लग रहा है F। अगर इसके सेंटर पे मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट रख देता हूं, इसके सेंटर पे मैं तीसरा ऑब्जेक्ट रख देता हूं, तो इनके बीच कितना फोर्स वर्क करेगा, कितना फोर्स रहेगा? तो अभी भी क्या रहेगा, F। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी किसी तीसरे ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होते, उससे अफेक्ट नहीं होते, इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग है ये सिस्टम। यहां से हम देख रहे हैं। बाकी जो कंजर्वेशन का नियम है वो भी ये लागू करेगा, या ग्रेविटेशन के जितने भी, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है ये भी लागू करेगा, ग्रेविटेशन के सारे कंसेप्ट लागू करेगा। लेकिन हर तरीके की ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर तरीके की ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहना गलत है। इससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। अब ये क्या है वो जान लेते हैं। हिंदी में मैं इसे नाम देता हूं गुरुत्वाकर्षणीय, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण, या गुरुत्व के कारण त्वरण, इसे हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे आया है वो देख लेते हैं। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। दूसरी बात यहां से ध्यान रखिए, हमेशा इस फोर्स की डायरेक्शन और इस एक्सेलरेशन यानी त्वरण की डायरेक्शन एक जैसी रहेगी। यहां से मैं F की बात करता हूं तो कौन सा फोर्स है अपने पास, ग्रेविटी। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इक्वेशन सेकंड है। तो ये क्या है अपने पास, ग्रेविटी है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, राइट हैंड साइड को बराबर रख दो। ma इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट। यहां से आप हम देखें तो a किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर, ये अपने पास निकल गया। अब हर तरीके के एक्सेलरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, फोर्स जिम्मेदार है। फॉर एवरी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन देयर इज नेट फोर्स, कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स जरूर रहेगा। अब यहां से हम देखते हैं देयर इज नेट फोर्स क्या रहेगा अपने पास, वो देख लीजिए। एक्सेलरेशन ये आ गया, किसके कारण आया है, ये ग्रेविटी के कारण। अब बार बार हमें ये ना बताना पड़े कि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है, तो हम सिंबल ए की जगह क्या यूज कर लें, जी का। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर। ये ए इज इक्वल टू जी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर। ये रहेगा अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, किन पे डिपेंड करेगा किन पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास फॉर्मूला निकल के आया है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ
सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर डिपेंड्स ऑन, तो इस फॉर्मूले से देख के हमें क्या अंदाजा हो रहा है, कैपिटल जी तो हर जगह कांस्टेंट है इन दो चीजों पे, तो मास ऑफ अर्थ और साइज ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ और साइज ऑफ अर्थ। अब अगर अर्थ की बजाय दूसरा प्लेनेट आपको दे दे, चाहे दूसरा जुपिटर दे या मार्स दे, कोई भी, तो आपको क्या करना है, या अर्थ की जगह क्या वर्ड यूज करना, प्लेनेट का। अर्थ की जगह आपको क्या वर्ड यूज करना, प्लेनेट वर्ड यूज करना है, ताकि आपका जो डेरिवेशन है या जो भी चीजें हैं क्लियर हो जाए। अब इसके बाद देखो, थोड़ा सा डेप्थ में हम जाते हैं। एरर और चेंज दो अलग फैक्टर रहेंगे यहां पे। कैसे? अगर मैं बात करूं सिर्फ अर्थ की, मैं ओनली अर्थ के लिए लेके चला हूं, तो मास ऑफ अर्थ क्या है, कांस्टेंट है। कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट है। तो अपने पास क्या आ रहा है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, G1 बाई G2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 और इसका होल स्क्वायर। जैसे मैं कल को कह दूं कि मैंने सेंट्रल डिस्टेंस को 5 गुना कर दिया है, तो बताओ जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहां देखो इनवर्स रिलेशन है, डिस्टेंस को 5 गुना ज्यादा किया है तो ये 25 गुना कम हो जाएगा। यहां से R1 की जगह R लिखेंगे, R2 की जगह 5R लिखेंगे, तो इस तरीके से अपने पास रिलेशन आ जाएगा। तो ये चीजें आपको यहां से देखनी है। G1 बाई G2 ये इनिशियल था, ये फाइनल है। यहाँ पे फाइनल जो हमने आज लिया है ये इनिशियल लिया है। ये फॉर्मूला यहीं से जनरेट हुआ है। अब इससे हटके इधर आ जाओ। इससे हटके हमें क्या दिखाई दे रहा है, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर। तो एरर इन मेजरमेंट की बात करता है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा G बाई जी परसेंटेज में इंटू 100 इज इक्वल टू, कैपिटल जी है कोई चेंज नहीं आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मास में चेंज करते हो तो इस तरीके से लिखोगे इंटू 100, और अगर आप इसमें चेंज करते हो तो एरर कभी नेगेटिव में नहीं आता है। आप क्या करोगे, ट्वाइस इंटू, ट्वाइस करने के बाद ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अपने पास ये पावर आगे आ जाता है, चेंज इन R बाई R। अब न्यूमेरिकल में आपसे क्या दे सकता है कि मास को कैलकुलेट करते टाइम 2% का एरर था और रेडियस कैलकुलेट करते टाइम 4% का एरर था, तो बताओ G की वैल्यू कितने परसेंट गलत आई है अपने पास। 2 इंटू 100 भी हो जाएगा, 2 और 4, 4 दूनी 8 और 2 10, तो आंसर आ जाएगा 10%। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। परसेंटेज जो एरर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहीं पे अगर G की वैल्यू में चेंज आपको निकालना होता, G की वैल्यू में आपको चेंज निकालना होता तो क्या हो जाता, डेल्टा G बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा M बाई M इंटू 100। अभी देखो 100 दोनों साइड कॉमन रहता है, तो आप फॉर्मूले में ना भी लिखें तो भी वही आंसर आएगा। 100 इधर भी कॉमन है, ये और ये, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बस ये है कि आंसर आए उसके साथ क्या लगा दोगे, परसेंटेज, कितने परसेंट चेंज आया है या इतने परसेंट एरर आया है। अब यहां एक चीज देखो, अगर R की वैल्यू बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो G क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और R की वैल्यू को कम करोगे, R की वैल्यू को कम करोगे तो G की वैल्यू बढ़ जाएगी। R की वैल्यू कम करते G की वैल्यू बढ़ गई। तो यहां से आपको देखना है कि प्लस माइनस ट्वाइस इंटू डेल R बाई R, ये आपको फॉर्मूला अपनाना है। यहां क्या हो जाएगा, इंटू 100। अगर सबसे 100 हटा भी दोगे तो भी वही आंसर आ रहा है। अब यहां के कब प्लस यूज करना है, कब माइनस यूज करना है,
इस फॉर्मूले में कब प्लस और कब माइनस, तो यहां पे आप प्लस यूज करोगे इफ आर की वैल्यू कम की है, आपने डिक्रीज की है, और यहां पे आप माइनस यूज करोगे इफ आर की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि अगर आर की वैल्यू बढ़ाई तो जी की वैल्यू घट जाएगी, और आर की वैल्यू आपने घटा दी तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको यह चीज ध्यान रखनी है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इफ वी, न्यूमेरिकल यहां से क्या होता है कि इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ अर्थ, if we increase the size of earth by 1%, then change in g will be, अब यहां दो ऑप्शन बनते हैं अपने पास। अगर यहां इंक्रीज दे रहा है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर यहां डिक्रीज देता तो क्या हो जाती, इंक्रीज। अब यहां देखो साइज ऑफ अर्थ इंक्रीज कर रहा है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, -2 डेल आर बाई आर। डेल आर बाई आर कितने परसेंट की बात कर रहा है, साइज की, 1 की, तो आंसर कितना हो जाएगा, -2%, यानी कि 2% डिक्रीज होगी वैल्यू, 2% वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इस लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से बनते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। फिर एक बार रिपीट करें, एरर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो यहां प्लस आएगा हमेशा। परसेंटेज में है तो इधर भी परसेंटेज, इधर भी हमने कैंसिल आउट करके लास्ट में सीधा आंसर के साथ परसेंटेज दे देंगे। फिर हम देखते हैं जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, अगर आर की वैल्यू ज्यादा हुई तो जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो यहां से ये कंसेप्ट हमने यहां लागू किया है। इधर हमने देखा कि साइज कैसे चेंज करेंगे तो जी की वैल्यू में कैसे चेंज आएगा, ये आपको ध्यान रखने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर इसके बराबर होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी यहां कोई चर्चा नहीं है। अब इसी चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है कि किसी हाइट h से मैं एक छोटा ऑब्जेक्ट गिराता हूं जिसका मास मैं मान लेता हूं 10 kg है, और एक बड़ा ऑब्जेक्ट गिराता हूं यहां से जिसका मास मैं मान लेता हूं 50 kg। दोनों को हाइट h से गिराया है, इसका मतलब ड्रॉप किया है। ड्रॉप करेंगे तो u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए क्या रहेगी, 0। और जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएंगे, इनकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे v = u प्लस gt, तो हर सेकंड इनकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और इनके द्वारा जो तय डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, या तो h से रिप्रेजेंट करते हैं या s से, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये रिलेशन आएगा अपने पास, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जब ये नीचे की ओर आ रहे हैं तो यहां से देखो कि g की वैल्यू इनके मास पे डिपेंड करेगी नहीं, यानी कि g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू दोनों के लिए बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, बराबर है, यानी कि 0 है, ये बराबर, तो इनके द्वारा लिया गया टाइम भी क्या होगा, बराबर, और इन दोनों की वेलोसिटी गिरने से पहले क्या होगी, बराबर। जस्ट बिफोर फॉल
v दोनों के लिए क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। उसके अलावा जब ये फॉल करेंगे तो क्या होगा, रीच दी सरफेस ऑन सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे अर्थ के ऊपर पहुंचेंगे, दोनों सरफेस के ऊपर एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। अब इसी के अलावा अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से देता हूं, क्योंकि ये सेम टाइम वाला कंसेप्ट घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन हो गया है, कि किसी हाइट h से किसी दो ऑब्जेक्ट को गिराया जाए। इसी तरीके से मैं ले लेता हूं ये 10 kg और ये मैं ले लेता हूं जैसे 50 kg या 100 kg, जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो। मान लो इसी क्वेश्चन के सिमिलर मैंने 50 kg लिया है, तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर ऐसे होंगे, नीचे 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से फैक्टर ऐसे होंगे जो दोनों के लिए सेम हैं। पहला है अपने पास लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, क्या दोनों के लिए एक जैसा रहेगा। दूसरा पार्ट काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, क्या दोनों के लिए एक जैसा रहेगा, देखना पड़ेगा। तीसरा है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा, क्या दोनों के लिए एक जैसा है, देखना पड़ेगा। तीसरा अपने पास स्थिर ऊर्जा। और चौथा पार्ट है एक्सेलरेशन, दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन त्वरण का मान रहेगा क्या वो एक जैसा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम P किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। तो यहां से हमें पता है कि दोनों की वेलोसिटी तो एक जैसी है लेकिन मास नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंट, ये डिफरेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv²। अब यह वेलोसिटी तो एक जैसी है लेकिन मास एक जैसा नहीं है, ये क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, मास एक जैसा नहीं है। तो तीसरे के अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा, mgh। अब हाइट की वैल्यू तो एक जैसी है, मास एक जैसा नहीं है, तो ये भी डिफरेंट। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एक्सेलरेशन, त्वरण दोनों के लिए एक जैसा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।